एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम बात करेंगे भारत का प्राचीन इतिहास भाग 3 के बारे में, जिसमें हम पढ़ेंगे विदेशियों का विवरण। तो चलिए शुरू करते हैं। विदेशी यात्रियों से मिलने वाली प्रमुख जानकारियाँ कुछ इस प्रकार हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे यूनानी रोमन लेखकों के बारे में। पहला है टेलियस। यह ईरान का राजवैद्य था। भारत के संबंध में इसका विवरण आश्चर्यजनक कहानियों से परिपूर्ण होने के कारण अविश्वसनीय है। दूसरा है हेरोडोटस। इसे इतिहास का पिता कहा जाता है। इसने अपनी पुस्तक हिस्टोरिका में 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के भारत फारस के संबंध का वर्णन किया है, परंतु इसका विवरण भी अनुश्रुतियों एवं अफवाहों पर निर्धारित है। सिकंदर के साथ आने वाले लेखकों में निर्याकस, आनेसिक्रिटस तथा आस्टिबुलस के विवरण अधिक प्रमाणित एवं विश्वसनीय हैं। फिर है मेगास्थनीस। यह सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, जो चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में आया। इसने अपनी पुस्तक इंडिका में मौर्य युगीन समाज एवं संस्कृति के विषय में लिखा है। फिर आता है डाइमेकस। यह सीरियन नरेश आंतियोकस का राजदूत था, जो बिंदुसार के राज दरबार में आया था। उसका विवरण भी मौर्य युग से संबंधित है। फिर आता है डायोनीसियस। यह मिस्र नरेश टॉलमी फिलेडेल्फस फर्स्ट का राजदूत था, जो अशोक के राज दरबार में आया था। फिर है टॉलमी। इसने 2री शताब्दी में भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखी थी। फिर है प्लिनी। इसने 1म शताब्दी में नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी। इसमें भारतीय पशुओं, पेड़ पौधों, खनिज पदार्थों आदि के बारे में विवरण मिलता है। फिर है पेरिप्लस ऑफ द इरिथियन सी। इस पुस्तक के लेखक के बारे में कोई जानकारी नहीं है। यह करीब 80 ईस्वी में हिंद महासागर की यात्रा पर आया था। इसने उस समय के भारत के बंदरगाहों तथा व्यापारिक वस्तुओं के बारे में जानकारी दी है। चलिए बात करते हैं प्राचीन भारत में आए प्रमुख चीनी लेखकों के बारे में, लेकिन उससे पहले एक प्रश्न पूछते हैं। भारत आने वाले प्रथम विदेशी यात्री का नाम क्या था? कमेंट करके बताइए। चीनी लेखक फाहियान। यह चीनी यात्री गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। इसने अपने विवरण में मध्य प्रदेश के समाज एवं संस्कृति के बारे में वर्णन किया है। इसने मध्य प्रदेश की जनता को सुखी एवं समृद्ध बताया है। यह 14 वर्षों तक भारत में रहा। फिर है संयुगन। यह 1518 ईस्वी में भारत आया था। इसने अपने 3 वर्षों की यात्रा में बौद्ध धर्म की प्राप्तियां एकत्रित की थी। फिर है हुएनसांग। यह हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। हुएनसांग ने 629 ईस्वी में चीन से भारत वर्ष के लिए प्रस्थान किया था और लगभग 1 वर्ष की यात्रा के बाद सर्वप्रथम वह भारतीय राज्य कपिशा पहुंचा। भारत में वर्षों तक ठहरकर 645 ईस्वी में चीन लौट गया। वह बिहार में नालंदा जिला स्थित नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करने तथा भारत में बौद्ध ग्रंथों को एकत्रित कर ले जाने के लिए आया था। इसका भ्रमण वृत्तांत CU की नाम से प्रसिद्ध है, जिसमें 138 देशों का विवरण मिलता है। इसने हर्षकालीन समाज, धर्म तथा राजनीति के बारे में वर्णन किया है। इसके अनुसार सिंध का राजा शूद्र था। वह सामने बुद्ध की प्रतिमा के साथ साथ सूर्य और शिव की प्रतिमाओं की भी पूजा किया करता था। फिर है इत्सिंग। यह 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आया। उसने अपने विवरण में नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय तथा अपने समय के भारत का वर्णन किया है। फिर आते हैं अरबी लेखक। पहला है अल बरूनी। यह महमूद गजनबी के साथ भारत आया था। अल बरूनी ख्वारिज्म या खीव का रहने वाला था। आधुनिक समय में इसे तुर्कमेनिस्तान कहते हैं। अरबी में लिखी गई उसकी कृति किताब उल हिंद या तहकीक ए हिंद, इसका अर्थ है भारत की खोज, आज भी इतिहासकारों के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है। यह एक विक्रांत ग्रंथ है जो धर्म और दर्शन, त्योहारों, खगोल विज्ञान, कीमिया, रीति रिवाजों तथा प्रथाओं, सामाजिक जीवन, भारत,
तथा मापन विधियों, मूर्तिकला, कानून, माप, तंत्र विज्ञान आदि विषयों के आधार पर 80 अध्यायों में विभाजित है। इसमें राजपूतकालीन समाज, धर्म, रीति रिवाज, राजनीति आदि पर सुंदर प्रकाश डाला गया है। फिर आया था इब्न बतूता। इसके द्वारा अरबी भाषा में लिखा गया उसका यात्रा वृतांत, जिसे रहला कहा जाता है, 14वीं शताब्दी में भारतीय उपमहाद्वीप के सामाजिक तथा सांस्कृतिक जीवन के विषय में बहुत ही प्रचार तथा सबसे रोचक जानकारियाँ देता है। 1335 ईस्वी में दिल्ली पहुंचने पर इसकी विद्वता से प्रभावित होकर सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने उसे दिल्ली का काजी या न्यायाधीश नियुक्त किया था। फिर आते हैं अन्य लेखक। तारानाथ, यह एक तिब्बती लेखक था। इसने कंगयूर तथा तंगयूर नामक ग्रंथ की रचना की। इनसे भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। फिर है मार्को पोलो। यह 13वीं शताब्दी के अंत में पांड्य देश की यात्रा पर आया था। इसका विवरण पांड्य इतिहास के अध्ययन के लिए उपयोगी है। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे पुरातत्व संबंधी साक्ष्य से मिलने वाली जानकारियाँ। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर एंड सब्सक्राइब। धन्यवाद।